ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम लोग और कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय संविधान की बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान क्या है, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर जो आर्टिकल 12 है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके आगे की आज हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 12 को हम लोग एक बार देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में डिफाइन किए गए हैं और जिसमें स्टेट की डेफिनेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो केवल डेफिनेशन की बात करते हैं टाइटल में, लेकिन जब इसके अंदर की डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन की बात की गई, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कोड कर दिया कि इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। तो चलिए आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आप क्लासेस को। सबसे पहले हम लोग इसका एक शॉर्ट व्यू देखते हैं। शॉर्ट व्यू में क्या है, देखिए, द फंडामेंटल राइट्स which are secured by the Constitution of India are grouped under the following heads। कौन कौन से हेड्स हैं? आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में लॉ इनकंसिस्टेंट विद इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात करते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 जो डिफाइन किया गया वो राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार की बात करते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक देखिए राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 टू 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं। आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों की बात करते हैं। तो ये इनका एक शॉर्ट व्यू था। अब हम चलते हैं सीधे आर्टिकल 12 की तरफ कि 12 में क्या एक स्पेशल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 12 को अगर हम एक बार देखें यहाँ पर, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा की बात करता है। क्या है इसमें, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ये जो डेफिनेशन है वो वेरेक्ट के अकॉर्डिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेरेक्ट है उसमें जो दी गई है वो एक्चुअल डेफिनेशन ये है। फिर भी ये जो फंडामेंटल राइट्स में आप एक चीज़ देखेंगे, इन दो आर्टिकल को थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे रखा गया है। देखिए जरा, एक नज़र यहाँ डालते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये इंट्रोडक्शन की तरह एक हम मान के चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक की बात करते हैं। यहीं पर ये दिखाई गया है कि राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, यहाँ पर ये बात की गई। लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट रखा गया, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर ये ना हो तो फंडामेंटल राइट्स में अगर देखेंगे तो बहुत सारी जगह होंगे जहाँ पर इनका मूल्य ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक कुछ जो सोसाइटियां हैं, कुछ संस्थान हैं, वो जब तक राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे या सरकारी गवर्नमेंट राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे तो उन पर केस रजिस्टर्ड करना मुश्किल होगा। जब केस रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर राइट्स का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ जब तक आर्टिकल 12 और 13 अगर कंप्लीट ना किया गया हो तो फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम का मतलब ना के बराबर रह जाएगी। चलिए अब हम जरा, ये पर्सनल व्यू है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया उसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। अगला जरा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो या कोई अलग से अमेंडमेंट ना कर दिया जाए तो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार को और संसद को, देखिए एक नंबर में यहाँ देखिए, और दूसरा संसद, तीसरा राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, 3 नंबर पर इनको इंक्लूड कर दिया है, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन
सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी की बात कर रहे हैं। तो ये 4th नंबर में है कि भारत के राज्य क्षेत्र, और ये 5 नंबर आप तो देख सकते हैं। चलिए अब जरा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए इंग्लिश के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन दिस पार्ट अनलेस द कंट्रक्ट्स अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। इनको ये जो डेफिनेशन हिंदी में थी वही डेफिनेशन ये इंग्लिश में कर दी गई। तो कौन कौन से इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्टेट में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट and the legislature of each of the states, all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो जो लोकल और अदर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया इसमें, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हो, यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 द स्टेट इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग कुछ बुक्स में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग देखिए, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो आपने ये यहाँ पर पढ़े हुए थे इन्हीं पॉइंट्स को इसको डिफाइन किएगा, भारत सरकार एवं संसद। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार एवं विधानमंडल। नेक्स्ट यहाँ पर बात देखिएगा ऑल लोकल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनकी भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी स्थानीय प्राधिकारी। डी नंबर में देखिएगा अदर अथॉरिटीज़ एंड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की भारत सरकार के अधीन अन्य प्राधिकारी। तो ये जो डिटेल थी ये आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन कौन से लोग राज्य की श्रेणी में आएंगे एंड किन को हम राज्य मान लेंगे, जिन पर केस रजिस्टर्ड भी किया जा सकता है, उनसे राइट्स की मांग भी की जा सकती है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, मतलब इनसे ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात की गई देखिए द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इनसे उम्मीद करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे, पालन करेंगे और जितनी संभवता है जनता को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार एवं विधानमंडल। थर्ड पॉइंट पर देखिए ऑल लोकल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में जो लोकल अथॉरिटी हैं इनकी स्थानीय प्राधिकारियों की बात कर रहे हैं, जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इन्हीं लोगों के द्वारा होता है स्थानीय क्षेत्र पर। डी नंबर पॉइंट में देखिएगा अदर अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन अन्य प्राधिकारी हैं वो। अब जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम आगे चलने वाले हैं। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर फर्स्ट पॉइंट पर देखें, एंड सेकेंड पॉइंट पर द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार एवं विधानमंडल। अब इनसे रिलेटेड अगर हम कुछ बात करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात क्या की गई कि इन दो पार्टों को एक मान लेते हैं कि ये दोनों पार्ट एक हैं, और इसमें कुछ बुक्स में और कुछ जो संविधान के जो जूरिस्ट हैं उन लोगों ने क्या कहा हुआ, संविधान के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने क्या कहा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग हैं यहाँ पे कि नहीं? यस सर। हेलो, आप लोग हैं यहाँ पर? यस सर, आ रही है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड the executive and legislative organs of the union and the state. The term government stands to include a department of the government or any institution under the control of the department of the government. For example, कौन कौन से इसमें जो इंक्लूड किए गए उनको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेकेंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। The President of India, while acting in his office capacity, must be included in the term government and be regarded as the state for the purpose of
पार्ट थर्ड, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। कब? जब वो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कैसा होता है? जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना, या फिर जो कोर्ट है, कोर्ट के कुछ अधिकारियों की नियुक्तियां करना, ये सब किस में आता है? ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आता है। जब कोई भी, चाहे तो देखिए न्यायालय हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, या कोई भी व्यक्ति हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे तो इसका मतलब है कि वो राज्य की श्रेणी में आ सकता है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित हम कुछ केस लॉज को आपके सामने यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, तो आप इन केस लॉज पर एक बार थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और हो सकता है कि ये कुछ कम भी हों, अगर आप बुक्स का और दूसरी हेल्प लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और अलग से मिल सकती हैं। ये एक शॉर्ट रिव्यू बनाने की कोशिश की गई है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है। तो देखिए एक केस है मस्तान साहिब बनाम चीफ कमिश्नर, EIR 1963 SC 533। ये केस पर ध्यान दीजिएगा। मस्तान साहिब बनाम चीफ कमिश्नर, AIR 1963 SC 533। इस बाद में माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित को राज्य की श्रेणी में माना। किस किस को माना? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार एवं संसद को। दूसरी बात की गई द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी राज्य सरकार एवं विधानमंडल को। ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी स्थानीय प्राधिकारी को। और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अन्य प्राधिकारी को। ये जो केस आप ऊपर दिख रहे हो, ये वाला, इस केस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हुए आपको याद रखना कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के जो चीज़ें थी, इनको हम राज्य की श्रेणी में मान सकते हैं। और अंडर मतलब जो आर्टिकल 12 है, 12 के अनुपालन में इनको राज्य की श्रेणी यानी कि स्टेट माना जा सकता है। क्लियर है सभी को? आप जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा एक केस है बीड़ी सप्लाई कंपनी बनाम भारत संघ। इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा। इस बाद में माननीय न्यायालय द्वारा इनकम टैक्स विभाग को राज्य की श्रेणी में माना। तो जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इसको किसकी श्रेणी में मान लिया कि ये भी स्टेट है। कौन सा केस था? बीड़ी सप्लाई कंपनी बनाम भारत संघ, AIR 1956 SC 479। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब आप ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, बार बार देखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आपको ना सेल्फ ही आपके माइंड में घूमना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैंने आपको पूरा लिख करके दिखाने की कोशिश की है। आप चाहो तो केवल इतना इतना भी ये याद कर सकते हैं ये केस। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। अगला केस है पुरुषोत्तम लाल बनाम भारत संघ। ये जो केस आप देख रहे हैं, पुरुषोत्तम लाल बनाम भारत संघ, AIR 1973 SC 1088 का ये केस है। तो इस केस में क्या कहा गया, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। इस बाद में माननीय न्यायालय द्वारा ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जरा ध्यान देना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, को राज्य की श्रेणी में माना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा पूछा जाए देहरादून के नाम से ही, तो ये पुरुषोत्तम लाल बनाम भारत संघ का केस है। इसमें ये कहा गया, या तो वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर रख देगा, केस नीचे पूछ लेगा, केस ऊपर पूछ लेगा तो नीचे आंसर ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की बात करेंगे। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखेंगे, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गुरुमुख सिंह बनाम भारत संघ, AIR 1952 पंजाब 143 का ये केस है। इस केस में क्या कहा गया था, जरा ध्यान दीजिएगा। इस बाद में माननीय न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भी राज्य की श्रेणी में माना जब वे संविधान के भाग में वर्णित उपबंधों के आधार पर कार्य कर रहे होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को भी राज्य की श्रेणी में माना जाना चाहिए। ऐसा इस केस में डिस्कस किया गया। चलिए अगला जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं
कि लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो लोकल अथॉरिटीज़ की हम लोगों ने बात की थी उसके बारे में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बुक का एक देखते हैं, जनरल पांडे की जो बुक थी इसके बारे में कुछ अंश मैंने लिए हुए हैं इनके, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो कौन से हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 के संदर्भ में अगर देखें, स्थानीय प्राधिकारी जो शब्द है इसके अर्थ, इसका जो अर्थ है क्या कहा गया कि जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति है और साथ ही साथ उनको परिवर्तित करने की भी शक्ति होती है, उनको, ऐसे सभी प्राधिकारियों को हम क्या मान सकते हैं कि वो राज्य की श्रेणी में आते हैं और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आएंगे। कहाँ लिखा हुआ है ये मैंने जनरल पांडे की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे ये कुछ अंश दिए हुए थे। आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो इसके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, द जर्नल क्लोज एक्ट 1987 जो लिखा हुआ है इसकी जगह इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमें। एक सेकंड के लिए गाइस रुकिएगा जरा। और जो ये 1987 की जगह ये 1887 होना चाहिए, या गलत टाइप हो गया, सॉरी, ये होगा 1897 का केस है ये, ठीक है, ये नहीं है। इसकी जगह आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए और थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, एक सेकेंड के लिए गाइस। लोकल अथॉरिटीज, हाँ ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई उसमें। द जर्नल क्लोज एक्ट 1897, तो आप इसकी जगह ना ये 1897 को कर लीजिए। हाँ ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने 1987 लिख दिया है, तो ये 1897 है एक्चुअल। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1897, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसका जो सेक्शन है 300 सब क्लोज, सॉरी सेक्शन 3 सब क्लोज 31 के अनुसार इसमें जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो कौन कौन से होंगे। देखिए ज़रा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ये जो डेफिनेशन है उस एक्ट के अकॉर्डिंग, मैं एक्ट पर भी आपको ले चलूँगा अभी, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए फिर एक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो ध्यान दीजिए, लोकल अथॉरिटी shall mean a municipal committee, district board, body of port commissioner or other authority legally entitled to or entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund। ये कई बुक्स में यहीं से लिया गया, इसका मेन जो सोर्स है वो ये क्लोज एक्ट है जो कि 1897 का है और इसका सेक्शन ये है 3 का सब क्लोज 30। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर हो गया। आप भी, अब हम आपको थोड़ा सा इसके बैरेक्ट की तरफ भी ले चलते हैं। देखिए ये जो बैरेक्ट है इसी एक्ट का, यहाँ पर ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, द जर्नल क्लॉज एक्ट 1897, इसका जो सेक्शन आप देखेंगे 300, सॉरी सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी गई हैं इसी का सब क्लोज 31 की ये बात करता है। तो देखिए 31 में आपको लेके चल रहा हूँ 31 की तरफ, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये डेफिनेशन क्लोज आ गया। अब इसमें हम लोग 31 को ज़रा सर्च कर लेते हैं। 31 ये रहा। देखिए लोकल अथॉरिटी की जो बात की गई, तो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए जितनी भी बुक्स हैं जनरली वो सब कुछ सोर्स यहीं से लिया गया। ये लिखा हुआ देखिए, लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल और लोकल फंड। तो इनको आप जरा देखिए, ये क्लियर हो गया सभी को। अब चलिए लोकल अथॉरिटी के संबंध में कुछ यहाँ भारतीय न्यायपालिका का जो योगदान रहा है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है ना? हेलो, यस सर।
हाँ, यस सभी को एक बार बता दीजिए। सभी को आवाज़ क्लियर है? किसी को कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ओके नो सर, गाइस, क्लियर है सर। चलिए आगे जरा हम लोग चल रहे हैं सीधे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें नरेंद्र कुमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग बुक्स को स्टडी किया कि किसने क्या स्पेशल दिया हुआ, उससे एक बार देखें यहाँ पर। नरेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग जरा यहाँ पे ध्यान देंगे तो उन्होंने बताया म्यूनिसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट। इन सब को हम राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि स्टेट की कैटेगरी में ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग मान सकते हैं। ये जो डेफिनेशन जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये इनको हम मान सकते हैं। इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो 1 से लेकर के 9 तक की जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे सिविल जज DPO में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और भी जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स हैं उनमें सीधे सीधे से पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये म्यूनिसिपल बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विलेज पंचायत की बात करते हैं, तो क्या ये भी स्टेट की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। फिर अगला यहाँ पर देखिए म्यूनिसिपल कमेटी को, फिर पोर्ट ट्रस्ट, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। और एक ये 5 नंबर, जनरली कहीं ना कहीं ये घूमते हुए नज़र आएंगे आपको, इधर उधर कहीं ना कहीं ये पूछ लेते हैं। और कई में आपने ये देखेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा पूछा गया इसमें से। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को ज़रा ध्यान रख लीजिए, कौन से, केवल 9 शब्द हैं इसमें, और इनमें से इन सब को माना गया है कि ये स्टेट की कैटेगरी में आते हैं और इन पर केस भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है और उनसे फंडामेंटल के वायलेशन की उम्मीद नहीं की जाती। अगर ये करते हैं तो इन पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट। इससे लेकर के हम चल रहे हैं अभी इम्पोर्टेंट केस लॉ रिलेटेड टू लोकल अथॉरिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक केस था, ये मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी AIR 1952 SC 115 का ये केस है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके थोड़े से अमन से आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी AIR 1952 SC 115 का ये केस है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस मामले में शहर की एक नगर पालिका ने थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित दर से बिक्री कर लगाया। नगर पालिका को एक उपविधि के अंतर्गत ऐसा प्राधिकार प्राप्त था। किसके अकॉर्डिंग? उपविधि के अनुसार। तो जहाँ पर ये उपविधि को यूज़ कर सकते हैं और उसको इम्प्लाइड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तो इससे संबंधित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, तो उच्चतम न्यायालय ने नगर पालिका को अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द की अंतर्गत माना और यह निर्णय दिया कि उसका कर लगाने का आदेश अवैध था, क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1) जा में दिए गए मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप अतिक्रमण पढ़िए। अगला जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। हरिनाथ बनाम बिहार राज्य AIR 1977 पटना 305 का एक केस है। इस केस में क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत माना गया। कौन सा केस है, केस को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। हरिनाथ बनाम बिहार राज्य AIR 1977 पटना का केस है 305 का। इसमें इन्होंने स्थानीय प्राधिकारी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को माना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है इसको। अगला जरा ध्यान दीजिए, राशिद अहमद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कायराना AIR 1950 SC 16305 का केस है। इसको देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रशीद अहमद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कायराना AIR 1950 SC 163 का ये केस है, और ये 305 को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इतना केवल यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो म्यूनिसिपल बोर्ड है इसको स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत माना गया है। जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। एक केस है श्री राम बनाम द नोटिफाइड एरिया कमेटी कथौली AIR 1952 SC 118 का ये केस है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या कहा गया।
इस बाद में नोटिफाइड एरिया कमेटी को स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत माना गया। किसको माना गया? नोटिफाइड एरिया कमेटी को भी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट, एक केस है अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस केस में देखेंगे विलेज पंचायत को क्या माना गया है? स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य को भी लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय प्राधिकारी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद AIR 1985 SC 1415 का जो केस है, इस केस में जो दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद का केस है, तो देखिए जरा इसमें क्या क्या माना गया है। इसमें सबसे पहले चीज़ देखिए, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 3 बताएगा, 1, 2 और 3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी के रूप में मान्यता दी गई। केस कौन सा है? दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। अगला जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, JH बादिया बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पोर्ट ऑफ मुंबई 2004 1 स्केल 341 का ये केस है। इस केस में पोर्ट ट्रस्ट को स्थानीय प्राधिकारी की मान्यता दी गई। देखिए केस देखिए, JH बादिया बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पोर्ट ऑफ मुंबई। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आप जरा ध्यान दीजिए, श्री राम बनाम द नोटिफाइड एरिया कमेटी कथौली, ये आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा बार देख लीजिएगा। यहाँ नोटिफाइड एरिया कमेटी को स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत रखा गया था। आप जरा ध्यान दीजिए, अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 856 का ये केस है। इस केस में क्या कहा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, विलेज पंचायत को भी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में माना गया। ये कौन सा? अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इन केसेस को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। एक जगह मैंने आपको और विलेज पंचायत के बारे में बताया हुआ था। दूसरा जरा ध्यान दीजिएगा, दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये मैं जस्ट आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट केस की तरफ। यहाँ पर देखिए, अदर अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन अन्य प्राधिकारी कौन से होंगे, उसके संबंध में देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन ऐसी फिक्स नहीं की गई, फिर भी इसे अगर केस लॉ के माध्यम से समझा जाए तो ये बहुत अच्छा है। देखिए फर्स्ट केस जो लिया गया है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई AIR 1953 मद्रास का ये केस था। शांताबाई का केस थोड़ा सा फेमस केस है, इसको ध्यान रखिएगा। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अन्य प्राधिकारी पदावली में केवल वे प्राधिकारी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन से केस में कहा गया? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई में क्या कहा गया कि जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हैं, इनको ही अन्य प्राधिकारी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। वहीं पर एक नेक्स्ट एक फेमस केस है, ये उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1962 SC 1621 का केस है। ये भी बहुत फेमस केस रहा है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संकुचित निर्वाचन, मतलब जो फिक्स कौन से माने जाएंगे कौन से नहीं माने जाएंगे, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास शांताबाई का जो केस था इससे संबंधित कहा गया कि संकुचित निर्वाचन को मानने से इनकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई सामान्य श्रेणी नहीं है जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित निकायों की श्रेणी में आते हों, और ना ही इन निकायों की श्रेणी में रखना न्याय संगत होगा। तो बोले अलग से जो अन अथॉरिटी आप बना रहे हो, बोले ये तो वैसे ही गलती है अपने आप में। तो ये केस में ये उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस था, इसमें ऐसा डिसाइड किया गया कि इनको अलग से रखना बेकार है, अनुच्छेद 12 में ही इनको इंक्लूड करना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल AIR 1967 SC 1857 का केस था। केस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
कौन सा केस है, फिर से देखो रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल, ये भी बहुत वीआईपी केस है, AIR 1967 SC 1857। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत देखिए, ध्यान दीजिए कौन सा केस है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल, AIR 1967 SC 1857 का केस था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट केस पर, दुखराम बनाम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एसोसिएशन, AIR 1961 मध्य भारत 289 का केस है ये। जरा ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या कहा गया। देखिए केस का नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुखराम बनाम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एसोसिएशन, AIR 1961 मध्य भारत 289 का। इस मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटियों को भी माना है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, अगला केस, परमात्मा शरण बनाम चीफ जस्टिस, AIR 1961 SC 13 का ये केस है। देखो ये थोड़ा सा जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी है। और कब माना जाएगा, जब वो न्याय का कार्य छोड़ करके न्याय के कार्य की जगह कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कर रहे हों, तो उस समय इनको भी राष्ट्रपति की तरह क्या मान लिया जाएगा, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं तो इन्हें भी राज्य की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन जब ये न्यायिकता का कार्य कर रहे हैं, कोई जजमेंट सुना रहे हैं, तो बिल्कुल उस समय इन पर कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस समय राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही ये अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना शुरू करते हैं, उस समय की श्रेणी में ये आएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए आपने पढ़ा भी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट केस पर ध्यान रखिएगा, परमात्मा शरण बनाम चीफ जस्टिस, AIR 1961 में ऐसा कहा गया था। हारूभाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1967 का केस है, गुजरात 229 का केस है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी माना है। तो देखो जरा क्या कहा, जब वह न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं एवं जब संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करते हैं, तो उन दोनों कंडीशन में इनको राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, राष्ट्रपति को भी। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा, उमेश बनाम BNC